हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। मतलब कि जो 2022 में पूछा है, कोई 2021 में पूछा है, कोई 20 में पूछा है, तो इन सब को हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है। अर्थात कहने का मतलब है कि ग्राही अंग क्या है। देखिए, जैसे कि 2011 में पूछा है, तो सभी क्वेश्चनों को हम नहीं लिखेंगे 2011 में पूछा है, 12 में पूछा है। अब ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो सब क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है। ग्राही कहने का मतलब है कि ग्राही अंग, ठीक है, ग्राही अंग का क्या काम है। तो आंसर है इसका कि हमारे शरीर में ग्राही अंग का मुख्य कार्य यह है कि बाहरी पर्यावरण की सूचनाओं को हम अपने शरीर के अंगों द्वारा ग्रहण करते हैं। जो ग्राही अंग है, जैसे कि हमें अगर गर्मी महसूस हो रही है तो कैसे महसूस हो रही है, दिमाग इस चीज़ को कैसे जान रहा है कि गर्म हो रहा है या फिर ठंडा लग रहा है। तो इसके लिए ग्राही अंग है। ग्राही अंग पे जैसे ही गर्मी लग रही है, जैसे हाथ गोड़, ये सब क्या है, ग्राही अंग है। ये हमें क्या करता है, बाहरी पर्यावरण की जितनी भी सूचनाएँ हैं उनको हमारे दिमाग में क्या करता है, भेजता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि यहाँ पर ऊष्मा दिए हैं, जैसे ऊष्मा, दर्द, ठंड, गर्म का अनुभूति होना क्या है, एक इसका एग्जाम्पल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। ये 22 में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पीयूष ग्रंथि क्या है, ग्रंथि भी पता होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा डिटेल से इसका कोर्स आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हम इन सभी का नोट्स अपने वेबसाइट और अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसका देखिए, मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। तो सबसे बड़ी बात है कि पीयूष ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये क्या करती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं उन सबको नियंत्रण करने का काम करती है, इसलिए इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन को नियंत्रण करती है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत हल्का हल्का लग रहा होगा। अगर आप पढ़े भी हैं कहीं पर भी, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये सब क्वेश्चनों का जवाब अपने आप से दे सकते हैं। नहीं तो इसका नोट्स अगर चाहते हैं तो नोट्स हमारे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पादप हार्मोन क्या है, नाम लिखें। अब सबसे पहले ये जानना है कि हार्मोन क्या है। तो आप लोग हार्मोन जानते हैं कि हार्मोन भी एक प्रकार क्या है, रासायनिक दूत है जो सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। तो देखिए, पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या होता है इसके बारे में। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। मतलब जिस प्रकार से हम अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पौधे में भी एक हार्मोन पाया जाता है जो उसके लंबाई को, ऊंचाई को, मोटाई को, ये सबको नियंत्रित करने का काम करता है। उसी रासायनिक पदार्थ को हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। अब नाम लिखने की बारी है, तो कुछ पादप हार्मोन का नाम देख लीजिए। पादप हार्मोन का नाम क्या है कि जैसे कि ऑक्सीन, या जिसको ऑक्सिन भी कहते हैं, जिबेरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सेसिक इत्यादि, ये सब क्या है, तो पादप हार्मोन हैं। आगे बात करते हैं 4 नंबर का, आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। तो आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाएगी। तो देखिए, इसका आंसर है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसलिए दिया जाता है कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। और दूसरा कारण ये है कि यदि लंबे समय से आयोडीन युक्त नमक का सेवन न किया जाए तो हमारे गले में सूजन आ जाती है, जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है। घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दिया जाता
है। तो आप आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। बस तंत्रिका, हालांकि तंत्रिका तंत्र बहुत है हमारे बॉडी में, जितनी भी सूचनाएं मस्तिष्क में जा रही हैं, मस्तिष्क से हमारे बॉडी से निकल रही हैं, वो सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही हो रही है। आगे बात करते हैं, न्यूरॉन क्या है? एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, न्यूरॉन कहिए या फिर एक तंत्रिका कोशिका कहिए, दोनों बात क्या है? बराबर है। तो न्यूरॉन क्या है? तो आप लोग को पता होगा कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका होती है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव का सेक्शन लिए होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा। अब इसका चित्र देखते हैं कि चित्र कैसा होता है। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे एक इमेज है, जैसा ये इमेज है कि जो ये इमेज में कौन द्रुमिकाएँ हैं, कौन केंद्रक है, कौन तंत्रिकाक्ष है, कौन तंत्रिकाक्ष, इसमें सिनेप्स भी होता है। तो दो तंत्रिकाएँ या न्यूरॉन अगर मिलेगा तो उसे खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। तो इस फिगर को आप बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं 7 नंबर का कि जिबेरेलिन के कार्यों को लिखें। जिबेरेलिन क्या कार्य है? जिबेरेलिन का क्या कार्य है? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जिबेरेलिन एक प्रकार का क्या है? तो पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है। तो इसका क्या कार्य है? पादप हार्मोन है तो इसका क्या कार्य है? तो जिबेरेलिन का कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य क्या है कि यह बौने पौधों को लंबा करता है, मतलब कि लंबाई वृद्धि में भी काम करता है। साथ ही साथ एक इसका मुख्य काम ये है कि अगर आप किसी पौधे पर इसको छिड़क देते हैं तो वो क्या करता है कि बड़े आकार का फल एवं फूल का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखें कि इसके छिड़काव से बड़े आकार का फल एवं फूल का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? तो मधुमेह एक प्रकार का क्या है? तो रोग है। पहली बात तो अभी किसके कमी के वजह से होता है? तो देखते हैं आंसर में। आंसर इसका हो जाएगा कि मधुमेह एक प्रकार का रोग है जो इंसुलिन के कमी के कारण होता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बतलाइए कि इंसुलिन जो हार्मोन है वह किस ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है आप लोग को ये बतलाना होगा कमेंट सेक्शन में। अगर याद है तो भाई दम है तो बतलाओ। तुम लोग खाली देखते हो, सो कर देखते हो, नहीं देखना है ध्यान से, जैसे क्लासरूम में बैठ कर पढ़ते हैं हम लोग वैसे। आगे प्रश्न है 9 नंबर, 2 पादप हार्मोनों के नाम बताइए। 2 पादप हार्मोन तो बहुत सस्ता है, देख लीजिए इसका 2 पादप हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन और जिबेरेलिन। एक और साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, ये सब लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 2 पूछा है तो 2 ही दे दीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है? तो आंसर देखिए इसका। प्रतिवर्ती क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया है जो स्वतः होती है तथा उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है, जबकि प्रतिवर्ती चाप एक मार्ग है। प्रतिवर्ती चाप एक मार्ग है जिससे आवेगों का संचरण होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? तो एक अनैच्छिक क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? कि अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया क्या है? जिस पर हमारा कोई हक ना हो, जिसको हम चाहकर भी उसको कंट्रोल ना कर पाएँ, तो ऐसी क्रियाओं को जैसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आँख अपने आप फड़क जाना, हाथ फड़क जाना, ये सब क्या है? दिल धड़कना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। लेकिन प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो ये क्या है? एक मार्ग है जिससे आवेगों का संचरण होता है। अब बात करते हैं 11 नंबर का, पादप हार्मोन को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखिए, पादप हार्मोन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो यहाँ पर देखते हैं। पादप हार्मोन को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला ये है कि वृद्धि प्रवर्धक, मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला, उसका क्या है? ऑक्सीजन और जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो हार्मोन हैं, इन तीनों को हम लोग कहते हैं वृद्धि प्रवर्धक के हार्मोन। और दूसरा ये है वृद्धि रोधक हार्मोन, जिसमें है एसेसिक और एथिलीन। अब आप ये बतलाइएगा कि एथिलीन
हार्मोन का उपयोग क्या होता है, ठीक है। और जो फल पकता है कृत्रिम तरीका से उस हार्मोन का क्या नाम है। आगे देखिए, आगे है टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन के कार्यों को लिखिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन क्या है, तो एक मादा हार्मोन। इस एस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन भी कोई लोग बोलता है और बहुत सारा बुक लिखता है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्प्रेरित करना होता है, ठीक है। अब द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ आना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है पुरुषों का। जब भी 12 साल में ये स्रावित होने लगेगा तो दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगा। अभी एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन भी क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है जिसका मुख्य कार्य स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को उत्प्रेरित करना होता है। इसमें क्या होता है कि स्त्री में क्या होता है कि जैसे उन लोगों का स्तन का उभरना, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। उन लोगों के आवाज़ भारी भी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है, तो ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है। आगे नंबर 13 नंबर, तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग है, तंत्रिका तंत्र के कितने वर्गों में बांटा गया है ये बात बतलाना है हमको। न्यूरॉन का भाग नहीं लिखना है हमको, तंत्रिका तंत्र के भाग लिखना है। तो तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पर। तो पहला क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा का परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। जैसे कि 4 नंबर जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है, 2 बार आ गया है, लिखा गया है। हालांकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है, तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य सूचनाओं को आदान प्रदान करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि थायराइड, पैराथायराइड तथा अग्नाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखें। मतलब ये है कि थायराइड ग्रंथि से, पैराथायराइड ग्रंथि से तथा अग्नाशय के द्वारा कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थायराइड के द्वारा कौन सा हार्मोन, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है। पहली बात थायरॉक्सिन हार्मोन है। दूसरी, पैराथायराइड से निकलने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा है, तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन है। तीसरा का अग्नाशय के द्वारा निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा है, तो इंसुलिन है। जैसा कि हमने अभी आपसे पूछा था कि इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया होगा कि अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। आप अगर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऑफलाइन में टेस्ट लिए गए थे, जिसमें से बच्चे बहुत अच्छे लिखे हैं, बहुत अच्छे किए भी हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये सारे समझ में आया होगा और आप भूलेंगे नहीं। इसको रट लीजिएगा। ऐसा मानिए कि 3 अध्याय 5 जो अध्याय है ये नियंत्रण एवं समन्वय, ये अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। इससे अधिकतर प्रश्न बिहार बोर्ड कभी नहीं